अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मुल्क में दहशत गर्दी के दो बड़े वाक़यात, जिसने जो है वो एक बार फिर इस तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और एक हमला जो है वो मियाँ वाली एयर बेस पे हुआ, जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज के जवान थे उन्होंने उसको नाकाम बना दिया। और दहशत गर्दों ने अंदर घुस के जो है जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। दूसरा हमला पाकिस्तानी फ़ौजी कॉन्वॉय पे किया गया, जो कि पिसनी से बलूचिस्तान में मकरान की साहिली पट्टी के पास जा रहा था, पिसनी से और मारो की तरफ। वहाँ उसके ऊपर घात लगा के हमला हुआ, जिसमें 2 दर्जन के करीब जो हैं वो फ़ौजी जवान शहीद हो गए। तो ये दो वाक़यात हुए दहशत गर्दी के। और ऐसा लग रहा था कि शायद फिर सिलसिला कुछ थम गया है, और ये जो अफ़गान महाजरीन की वापसी और इनको जो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे थे, तो उसके हवाले से जो कार्रवाई हो रही है उसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। लेकिन फिर ये जो दो वाक़यात हुए हैं, तो इसने एक दफ़ा फिर जो है वो लोगों के ज़हनों में सवालात को जन्म दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना नया सरबराह चुन लिया है। बाप का नया सरबराह जो है वो नवाबज़ादा खालिद मक्सी हैं। इसके हवाले से बात करेंगे कि बलूचिस्तान की सियासत पे इसके क्या असरात मरतब होंगे, और फिर बलूचिस्तान की सियासत को देखते हुए पाकिस्तान की सियासत अगले अरसे में क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है। तीसरा मौजू है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो गए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे मुख्तसरन। तो ये हमारे आज के मौजूआत हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं। चंद दिन पहले नाजरीन, मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर, जो ट्रेनिंग बेस भी है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसके ऊपर दहशत गर्दों ने हमला किया। और उन्होंने बेस के अंदर घुस के जो जहाज़ वहाँ पे खड़े थे उनको नुकसान पहुँचाने का उनका प्लान था, जो कि नाकाम बना दिया गया। और जो वहाँ पे ड्यूटी पे जवान मौजूद थे उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। और फिर उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, जिसके नतीजे में 7 जो दहशतगर्द थे वो वहाँ पे मारे गए। तो ये एक बड़ी तबाही से जो है वो मियाँ वाली का एयर बेस जो है वो बच गया, वरना तैयारों को भी नुकसान पहुँचता और भी नुकसान हो सकता था, जानी नुकसान, जो कि उससे वो बच गए। जबकि जो और इसमें जो असला बरामद हुआ उन दहशत गर्दों से, तो वो जो है हैरान कुन तौर पे वो अमरीकी साख्ता असला था। और ये वो असला है जो कि अमरीकी छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, फिर वो अफगान तालिबान के पास पहुंचा और फिर वहाँ से होता हुआ वो टीटीपी तक पहुंचा। तो ये जो है एक बहुत तशवीश की बात है कि जदीद तरीन असले तक उनकी रसाई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि कालदम तंजीम है, पाकिस्तान ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है, उसके बेसिस अफगानिस्तान के अंदर हैं। तवक्को की जा रही थी कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो टीटीपी की सरगर्मियाँ हैं वो कम होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है या हुक्मरान वो इल्ज़ाम लगाते थे, या रियासत का ये बयानिया था कि ये जो रॉ है ये दरअसल वहाँ से ऑपरेट कर रही है, और फिर वहाँ से टीटीपी और दूसरे जो मुसल्ह ग्रोह हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं इनको पैसे और असला और ट्रेनिंग फ्राहम की जाती है, और फिर वो पाकिस्तान में जो है वो रॉ कार्रवाइयाँ करवाती है। तो अब इंडिया का मलदखल तो ख़त्म हो गया। तहरीक था वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत है, काफ़ी अर्सा हो गया उनको, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, उनके हाथ में है कंट्रोल अफगानिस्तान का। इसके बावजूद जो टीटीपी की सरगर्मियाँ हैं वो कम नहीं हो रही, और वो जदीद तरीन असले से लैस हैं। इसी तरह जो वाक़या हुआ जो पिसनी से के करीब पाकिस्तानी फ़ौज के कॉन्वाय पे हमला हुआ है, उसके अंदर भी जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद इलाके में जो है वो क्लीन ऑपरेशन जो है वो क्लीन अप किया गया। कुछ लोग हाथ लगे होंगे, कुछ मारे भी गए होंगे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा पाकिस्तानी फ़ौज को एक दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं वो वहाँ फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए उस एम्बुश में जो हमला किया गया, घात लगा के उनके ऊपर हमला किया गया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दो वाक़यात हैं, एक में गालिबन बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं वो मुलव्वस हैं, जो वहाँ की आम ग्रुप्स हैं, BLA या दूसरी जो तंजीमें हैं मुसल्ह जदोजहद जो कर रही हैं, तो वो हैं जो कि उन्होंने ये हमला किया है, जो कि मुसल्ह हैं और बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए काम कर रही हैं, तो वो हैं। और जो मियाँ वाली पे हमला हुआ है ये लगता है कि TTP ने किया है। तो ये इस तरह से ऐसा लगता है कि दोनों जो हैं वो आपस में शायद उनका कोलैबोरेशन भी हो, लेकिन बहरहाल ये दोनों जो हैं वो पिछले हफ्ते
के बड़े वाक़यात हैं जो पिछले चंद रोज़ में हुए हैं, जिसकी वजह से संजीदा सवालात उठे हैं। और इस बात पे भी सवालात उठे हैं कि पाकिस्तान, क्योंकि जब भी कुछ तरह का वाक़या होता है तो हमें वो वक्त याद आ जाता है 2006-07 से लेके 2013-14 तक का, जब रोज़ाना की बुनियाद पे हमले होते थे। पाकिस्तान का कोई शहर महफूज नहीं था, मार्केट्स महफूज नहीं थी, स्कूलों पे हमले होते थे, आम सिविलियंस के ऊपर जो है वो हमले होते थे। और जो है वो एक दहशत गर्दी की जो फ़िज़ा है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के चंद गैर महफूज तरीन जो है ममालिक के अंदर जो है वो किया जाता था। पाकिस्तान के साथ टैग लग गया था दहशत गर्दी का, बदअमनी का। फिर 80,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं शहीद हुए, जिसके अंदर मुसल्लह अफवाज, FC, रेंजर्स, पुलिस के जो है वो एहलकार ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल थे। बड़ी कुर्बानियाँ दी, अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मीशत को नुकसान हुआ। और बड़ी मुश्किल से जाके फिर 2015-16 में, 14 में ऑपरेशन शुरू हुआ, 15-16 में जाके पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो है उसमें कमी आने लगी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बहुत बेहतर हो गए और पाकिस्तान दोबारा से एक पुरअमन जो है मुल्क बन गया। लेकिन फिर अचानक एक फ़ैसला हुआ, अफगान तालिबान जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गए, वहाँ उन्होंने कब्ज़ा कर लिया अमेरिका की अफवाज के निकलने के बाद। और फिर पॉलिसी तब्दील हुई, फिर TTP से मुज़ाकरात किए गए, उनको पाकिस्तान में ला के वापस बसाने का अमल शुरू हुआ, उनको रायतें दी गई, उनके लोगों को जेलों से छोड़ा गया, बहुत सारा अमल जो है वो किया गया। और उसके नतीजे में उनको फिर रीग्रुप होने का मौका मिला और अब वो फिर सर उठा रहे हैं, पूरी कुव्वत के साथ सर उठा रहे हैं। और ये जो एक मसला था कि जी अफ़गानिस्तान से इंडिया निकल जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई, लेकिन TTP के हवाले से जो मामला थे वो जूँ के तू हैं। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया कि जो अफ़गान यहाँ पे मुलव्वस हैं मुख्तलिफ, उसके अंदर ये गैर कानूनी तौर पे आबाद हैं, ना ये रजिस्टर्ड कराते हैं, ना ये नादरा के डेटाबेस में आते हैं, तो ये अब जो रजिस्टर नहीं करवाएगा हम उनको निकालेंगे। उसके बाद ये काम शुरू हो गया। इसके ऊपर फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे कि इसके ऊपर हमारा क्या नुक्ता नज़र है कि क्या ये काम होना चाहिए नहीं। लेकिन बहरहाल ये अमल शुरू हुआ है। वो 2.25 लाख के करीब अफगान महाजरीन और वो जो है वो अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। तो गैर कानूनी जो मुकीम लोग हैं यहाँ पे जो कि रजिस्टर्ड नहीं है किसी अथॉरिटी के साथ और पाकिस्तान के शहरी नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ ये जो है ऑपरेशन हो रहा है। इसके बाद तवक्को की जा रही है कि शायद मामला बेहतर हों। लेकिन दूसरी तरफ से धमकियाँ भी हैं अफ़गानिस्तान से, तालिबान के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं वो भी धमकियाँ दे रहे हैं और धमकी अमेज़ लहजा है उनका पाकिस्तान के हवाले से कि हम पाकिस्तान को ये करेंगे, सबक सिखाएंगे अगर ये जो है उनको वापस भेजने का सिलसिला जो है वो शुरू ना हुआ। तो एक तो ये मामला है और इसके ऊपर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा से रूनुमा ना हो और पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को ये अब सबक सीख के एक मरबूत और जामिया पॉलिसी जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है। एक हकीकी मानों में जो ग्राउंड रियलिटीज़ के को मद्देनज़र रखते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको अपनाने की ज़रूरत है ताकि ये मामला दोबारा से दहशतगर्दी सर न उठा सके मुल्क के अंदर। दूसरा जो मौजू है जिसके ऊपर आज हमने बात करनी वो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्शन हुए हैं इंटरनल, और उसमें जनरल सेंट्रल काउंसिल का इजलास हुआ है जिसमें नवाबजादा खालिद मक्सी जो MNA थे उनको जो है वो पार्टी का नया सरबराह बना लिया गया है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है उनका, क्योंकि मीर कुदूस बुज़िंजो इजलास में शरीक नहीं हुए, सैनेटर्स की ज़्यादा तादाद जो है वो मौजूद थी वहाँ पे, जिसमें चेयरमैन सैनेट सादक संजरानी भी मौजूद थे और भी सैनेटर्स मौजूद थे। तो उसमें खालिद मक्सी सरबराह बन गए हैं और उसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप का नया बाप जो है वो सामने आ गए खालिद मक्सी की शक्ल में। उसके बाद जो है दूसरा जो मंजूर काकर जो हैं सेनेटर, वो जनरल सेक्रेटरी थे पहले भी, वो बदस्तूर जो है वो जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। इस तरह और भी कहता बाबर जो सेनेटर हैं वो सेक्रेटरी इतलात मुंतखब हो गई। तो इस तरह से ये एक नई जो क़यादत है वो सामने आई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। अब देखना ये है कि क्या इससे जो टूट फूट हुई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की और जो मज़ीद टूट फूट के इम्कानात है क्या वो रुक जाएगी। इतना ज़रूर है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को फिल वक्त जो है वो एक पार्टी जो ख़त्म होने जा रही थी तो वो सिलसिला रुक जाएगा। पार्टी अब इंटैक्ट रहेगी एक हद तक कुछ लोगों के साथ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको मजबूत भी किया जा सकेगा अगले अरसे में। अब इम्कान ये है कि जाम कमाल जो साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनका जो धड़ा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, वो चीफ मिनिस्टर भी थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह थे, फिर उनको हटाया गया पार्टी की सरबराही से भी, चीफ मिनिस्टरशिप से भी। तो अब वो उनके बारे में ये इतलात है कि वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, उनका धड़ा।
और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ये गालिब इम्कान ये है कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कुव्वत के तौर पे बलूचिस्तान में उभर के सामने आएगी। और ये कहा जा रहा है कि नवंबर में या दिसंबर में मियां नवाज शरीफ बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और ये बहुत सारे लोग जो हैं इलेक्टेबल्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा से, क्योंकि ये वही लोग थे जो 2013 के इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, लेकिन फिर 2018 के इलेक्शन से पहले ये मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वजूद में आई। तो दूसरा जो है मीर कुद्दूस बजिंजो वगैरह के बारे में ये क्लियर नहीं है कि वो किसी आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे या वो वापस आते हैं, कोई निगोशिएट करते हैं या किसी और पार्टी में जाके वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो अभी ये वाज़ेह नहीं है मीर कुद्दूस बजिंजो के हवाले से, लेकिन वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए तो वो अपनी किस्मत का क्या फैसला करते हैं, हो सकता है पीपल्स पार्टी में चले जाएं, तो ये अभी देखना होगा। लेकिन ये इतना ज़रूर है कि एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है बलूचिस्तान में, मुस्लिम लीग नून, JUIF और नेशनल पार्टी जो है और साथ में कुछ आज़ाद लोगों को मिला के, तो ये एक जो है वो शक्ल सामने आ सकती है बलूचिस्तान के अंदर। अब देखना ये होगा कि क्या खालिद मक्सी जो हैं वो अपनी सीट के अलावा और कितनी सीटें निकाल सकते हैं, 2, 3, 4, लेकिन ये यकीनी है कि नुमाइंदगी होगी कौमी असम्बली में भी शायद और बलूचिस्तान असम्बली में भी, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने नहीं आ पाएगी। तो ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान में हर इलेक्शन से पहले हलचल बलूचिस्तान से शुरू होती है और बलूचिस्तान की हलचल के नतीजे में फिर एक जो है वो बनता है, मोमेंटम बनता है और फिर ये नज़र आना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी। तो अगर मुस्लिम लीग नून में ये सारे लोग जाते हैं, जहाँ कमाल का ग्रुप और लोग भी, तो इसका मतलब ये होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाली जो है हुकूमत वो बनाएगी और वो अक्सरियत हासिल करेगी अगले आम इंतखाबात में। तो मियां नवाज शरीफ का जो विज़िट होगा बलूचिस्तान का वो इस लिहाज से बराहम होगा। अब आखिरी जो हमारा आज का मौजू है वो है जनाब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर रहे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, 44 माह तक वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रहे, इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, फ़िलासफ़ी भी झाड़ते थे और लेक्चर्स भी देते थे। उस वक्त वो मीडिया को भी देते थे, सियासतदानों को भी देते थे, उनको बताते थे सियासत कैसे की जाती है और वो ताने भी देते थे पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातों को कि आपकी सियासत तो हमने ख़त्म कर दी, आपको सियासत आती नहीं है, हमसे सीखेंगे सियासत कैसे की जाती है। तो वो पहले गिरफ्तार हुए थे 9 मई के बाद, अब वो दोबारा पहले वो बाहर आ गए थे, उन्होंने ये उसके बाद जब इस्तेकाम पार्टी बनी तो उसके इजलास में भी वो गए, लेकिन वो उसके बाद एक्टिव नहीं थे। सुनने में आ रहा है कि गालिबन जहांगीर तरीन साहब ने उनसे मुलाकात की और उनको कहा कि वो जेल में जलसा करवाएं इस्तेकाम पार्टी का। तो फवाद चौधरी ने आइन बाइन शाएँ की और वो वहाँ से कन्नी कतरा गए, वो खिसक गए और उन्होंने कोई हाथ नहीं पकड़ाया उनको और उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि जलसा कर सकूँ। तो ये इतलात है इस किस्म की, क्योंकि ये समझा जा रहा था जब गिरफ्तार हुए तो ये समझा जा रहा था कि जो 9 मई वाक़यात के हवाले से FIR दर्ज है या साइफर केस में भी उनका नाम आ रहा है तो कहीं उसमें ना गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो लेकिन जब FIR में अदालत में पेश किया, FIR सामने आई तो पता चला कि एक ज़हीर नाम के शहरी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने थाना अपारा में पर्चा पुलिस ने दर्ज किया है उनकी दरख्वास्त पे, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जब ये वज़ीर थे तो उन्होंने 50 लाख रुपया दिया था इनको नौकरी के लिए, इन्होंने ना तो उनको नौकरी दी और ना ही 50 लाख वापस किए। अब पुलिस ने इस पर मुकदमा दिया। ये मुकदमा जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मुकदमे की नौयत कितनी संगीन या लेकिन कितना संगीन मुकदमा है। लेकिन जिस तरह उनको पेश किया गया तो मकसद लगता यही था कि उनको पैगाम देना है या उनको उनकी जो है वो तजलील मकसूद थी, उनको ये पैगाम देना था और उनको दे दिया गया। उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई गई और फिर उनको पेश किया गया और वो तस्वीरें अखबारात में छपी हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर भी चली हैं। जिस तरह से उनको पेश किया गया, काला कपड़ा मुंह के ऊपर डाल के, जिस तरह दहशत गर्दों को या जो संगीन जराए में मुलव्वस लोग होते हैं उनको पेश किया जाता है अदालतों में, इस तरह उनको पेश किया गया। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनके बारे में इतलात ये थी कि वो शायद डबल गेम कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त यकीन दिलाया, जान छुड़वाई, बाहर आ गए, आज़ाद थे उस वक्त से, ट्वीट्स भी करते थे। तो वो शामिल हुए थे इस्तेकाम पार्टी में और उन्होंने ये तासुर दिया था कि वो तहरीक इंसाफ से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है या इमरान खान से। फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है, ये इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि वो मुख्तलिफ सफारतकारों से भी मिले, कुछ और लोगों से भी मिले और वो इमरान खान साहब के हक़ में कैंपेन कर रहे थे, जिसके बाद गालिबन फिर ये इस तरह का एक्शन हुआ। अब ये दो बातें हैं, एक तो ये है कि ये मुलाकातें कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से और जब वो इतलात मिली हैं और जाहिर है फिर जो ये एक्शन हुआ। दूसरा ये है कि जहांगीर तरीन ने शिकायत लगाई है। अब ये
पता चलेगा आने वाले दिनों में कि कौन सी बात हकीकत के ज़्यादा करीब है। लेकिन वो फिर से गिरफ्तार हैं, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर जान छुड़ाएंगे, मामला वो करेंगे तो मेरा ख्याल है जान छूटेगी। और क्योंकि अब इलेक्शन यूं यूं नज़दीक आएंगे तो तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हैं, उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई थी लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, तो अब शायद उनके लिए ये गेम करना जो है वो ये तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो जाए और उनको कोई ना कोई फैसला जो है वो अगले आने वाले दिनों में करना पड़े। क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल होने से पहले जितने लोगों को इधर उधर किया जाना है वो उससे पहले हो जाएंगे और फिर इलेक्शन शेड्यूल के दौरान शायद इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो थोड़ी थम जाएँ, उसके अंदर कमी है। लेकिन इस वक्त जो है वो तहरीक, इससे पहले जो स्पीकर थे साबक कौमी असम्बली के असद साहब, वो भी असद कैसर साहब, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये इस तरह के जो केसेस डाले जा रहे हैं, किसी संगीन केस में उनको नहीं पकड़ा, बल्कि इस तरह के केसेस में पकड़ा जा रहा है कि जब वो राह रास्त पे आ जाएं तो फिर उनको निकाल बाहर कर दिया जाए आसानी के साथ। कुछ संगीन केस में डालेंगे तो फिर बाहर निकलना इतना आसान नहीं रहेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और कौन कौन जो है इस तरह से आता है और कौन कौन जो है तहरीक इंसाफ को छोड़ता है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ इज़हार लातल्की करता है, या फिर सियासत से दस्तबरदार होता है, या दीगर पार्टियों में जाना होगा। क्योंकि इनके सामने ऑप्शंस हैं तीन। एक ये है कि आप पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो जाएं, परवेज़ खटक की, या आप जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसमें शामिल हो जाएं, या फिर मुस्लिम लीग नून में आप जो है वो चले जाएं। तो ये हैं ऑप्शंस, इसमें से किसी एक का आपको चुनाव करना होगा। ये जो आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे लोग, वो अब उनकी जो है वो शिकंजे में जो है या तो आ गए हैं या फिर जो बाकी बचे हैं वो भी आने वाले हैं। अब उनको फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने किधर जाना है। आज के लिए इतना ही। देखने का बहुत शुक्रिया।